So the next topic of Vedic age is that is the geographical expansion and the society. तो इस क्लास में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफी ऑफ वैदिक एज एंड द सोसाइटी ऑफ द वैदिक एज. बिफोर डूइंग दैट लेट मी क्लियर वन थिंग, दैट इज द वैदिक एज का जो टाइमिंग जो है दैट इज द 1500 to 600 BC. सो वैदिक एज जो है दैट इज अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम. तो वैदिक एज को स्कॉलर्स ने क्या किया है, क्योंकि सिंस इट इज सच अ बिग लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, तो वैदिक एज में वी हैव नोटिस certain changes from starting point to the later point. So on the basis of geography, society, economy, religion and polity, the Vedic age was divided into two parts, that is the early Vedic age and the later Vedic age. तो वैदिक एज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, अर्ली वैदिक एज में और लेटर वैदिक एज में. क्यों डिवाइड किया? बिकॉज देयर वर डिफरेंसेस थे. इनफैक्ट देयर वाज डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेरी सोर्सेस एज वेल. अर्ली वैदिक एज का वी हैव ओनली वन सोर्स, दैट इज द ऋग्वेद. ऋग्वेद ही अर्ली वैदिक एज का सोर्स है. और जितना भी हमने अभी जो लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया हमने लेटर वैदिक एज का जो दूसरे सोर्सेज डिस्कस किए, अरण्यकास, ब्राह्मणास, वेदांश, उपवेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, वो सारा जो है वो लेटर फेस जो है लेटर वैदिक एज में आता है. सो वैदिक एज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज. और इस डिवीजन का बेस क्या है? इस डिवीजन का बेस जो है वो है ज्योग्राफी, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड रिलीजन. सो वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. और इन अदर वर्ड्स आपका वैदिक एज का सिलेबस क्या है? वैदिक एज का सिलेबस है ज्योग्राफी, रिलीजन, पॉलिटी, सोसाइटी एंड इकोनॉमी. एंड ऑफ कोर्स ऑफ अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज. 5 अर्ली वैदिक एज के टॉपिक्स हैं, 5 आपके लेटर वैदिक एज के टॉपिक्स हैं. तो लेट अस स्टार्ट, that is the geography of early Vedic age. Geography of early Vedic age का ये मतलब है कि that is the geographical time period of 1500 से लेके 1000 का बीच का जो geographical time period है, उसमें आर्यंस की सेटलमेंट कहाँ पे थी, आर्यंस किन चीजों के बारे में अवेयर थे. सो वन थिंग दैट इज ज्योग्राफी ऑफ अर्ली वैदिक एज के बारे में हमारे पास ओनली एक ही सोर्स है, दैट इज द ऋग्वेद सोर्स है. तो ऋग्वेद ये कहता है कि जो आर्यंस हैं, okay, they were the tribal people. Early Aryans जो हैं they were the tribal people. They came from Central Asia around 1500 BC. जैसे मैक्स बुलर की हमने जो है वो थ्योरी की थी. Okay, and the geography of early Vedic age, or Rigved mention early Aryan जो है they were settled in the सप्त सिंधु region. सप्त सिंधु region में early Aryan जो है वो सेटल हुए हैं. So ऋग्वेद में बार बार इस टर्म का मेंशन आता है, that is the सप्त सिंधु region. सप्त सिंधु रीजन मीन्स दैट इज द लैंड ऑफ द 7 रिवर. सो ज्योग्राफी ऑफ अर्ली वैदिक एज जो है ये सप्त सिंधु रीजन के ही आगे पीछे घूमती है. ओके, सो लैंड ऑफ 7 रिवर्स. इन ऋग्वेद वी हैव वन श्लोक, वन हिम दैट इज नोन एज नदी स्तुति. तो उसमें 33 रिवर्स के बारे में मेंशन है. तो ऋग्वेद मेंशन अबाउट 33 रिवर्स, बट अमंग दैट रिवर्स 7 रिवर्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इस 7 रिवर्स को कलेक्टिवली बोला जाता था सप्त सिंधु रीजन, लैंड ऑफ 7 रिवर्स. यहां पे आर्यन जो है सेटल हुए, यहां पे आर्यन स्टार्टिंग में आए, और वेदों की रचना जो है वो सप्त सिंधु रीजन के दौरान ही उसी एरिया के अकॉर्डिंगली ही की गई. अगर आप सप्त सिंधु रीजन की मैं बात करूं तो कौन कौन सी रिवर्स हैं, दैट इज ये उनके प्रेजेंट नेम है और ये उनके वैदिक, दीज आर द वैदिक नेम्स ऑफ दीज रिवर्स. ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज द इंडस रिवर. इंडस के बार बार इंडस जो है इट इज कंसीडर्ड टू बी, इंडस जो है इट इज द मोस्ट मेंशन्ड रिवर. ठीक है, सप्त सिंधु रीजन है, जो सप्त सिंधु जो रिवर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा रिवर्स का मेंशन किया गया है, दैट इज द इंडस. तो बेसिकली 7 रिवर्स में बेसिकली देयर इज 1 रिवर इंडस और उसके साथ में उसकी ट्रिब्यूटरीज है. सो इंडस वाज नोन एज सिंधु, रावी वाज नोन एज पारुष्णी, बियास वाज नोन एज विपस, सतलुज वाज नोन एज सतोदरी, झेलम वाज नोन एज वितास्ता, चिनाब वाज नोन एज अस्किनी, एंड द सरस्वती रिवर इज नोन एज नदी तारना. तो 2 रिवर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, वन इज इंडस एंड अदर इज सरस्वती रिवर. तो इंडस इज द मोस्ट मेंशन्ड रिवर, इंडस सबसे मेंशन्ड रिवर है, और सरस्वती जो है इट इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट पॉइज रिवर ऑफ वैदिक एज. सरस्वती रिवर को मोस्ट पॉइज रिवर माना जाता है. सरस्वती रिवर को दैट इज माते तमा बोला जाता है, दैट इज द मदर ऑफ ऑल रिवर्स. सरस्वती रिवर को देवी तमा बोला जाता है, दैट इज द गॉडेस ऑफ द ऑल रिवर्स. एंड नदी तमा दैट इज the bigger rivers, that is
biggest river of the all rivers are considered to be the Nadi Tama, Devi Tama, Mate Tama. Mate Tama means mother of all rivers, Devi Tama means the mother goddess of the all rivers, and the Nadi Tama means that is the most prominent rivers of all rivers. Okay, so सरस्वती का मेंशन जो है 72 टाइम्स जो है वो ऋग्वेद में मिलता है. So 7 रिवर्स हैं, that is इंडस, रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब, सरस्वती. इसके अलावा भी बड़ी सारी रिवर्स मेंशन है, that is the काबुल रिवर, that is the क्रुमू रिवर, इसका भी मेंशन है, that is गंडक रिवर, उसका भी मेंशन है. एंड सरप्राइजिंगली in the early Vedic age or in the ऋग्वेद यमुना एंड गंगा का भी मेंशन है. गंगा इज मेंशन वंस और यमुना इज मेंशन टू. व्हाट इट मींस, जैसे आज की डेट में गंगा तो सबसे प्रोमिनेंट रिवर है, आज की डेट में गंगा जो है वो सबसे पॉइज रिवर है. इसका मतलब ये है कि जो अर्ली आर्यंस हैं, जो स्टार्टिंग के जो आर्यंस हैं, वो आपका जो उत्तर प्रदेश बिहार वाले एरिया की तरफ गए ही नहीं. वो इसका मतलब ये है कि उस एरिया को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया. इसका मतलब है उसके बड़े ऐसे साइड रेफरेंसेस हैं. For them, these rivers were not important. For them, Indus River is the most important river. For them, Saraswati River जो है, it is considered to be the most poised river of all the rivers. In addition to these geographical areas, ऋग्वेद also mention about समुद्र. ऋग्वेद समुद्र के बारे में भी मेंशन करता है, लेकिन ऋग्वेद का मतलब, समुद्र का मतलब यहां पे सी नहीं है, समुद्र का मतलब यहां पे ओशन नहीं है. फॉर ऋग्वेदिक पीपल समुद्र मीन्स दैट द लार्ज कलेक्शन ऑफ वाटर. दैट इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वाटर के लिए जो टर्म यूज की गई है, दैट इज समुद्र. ऋग्वेद आल्सो मेंशन अबाउट दावा. दावा जो है वो डेजर्ट लैंड को बोला गया है, मरुस्थल को बोला गया है. दैट इज द लैंड अनफिट फॉर द कल्टीवेशन. देन इट आल्सो मेंशन अबाउट मुजावंत. मुजावंत जो है ये हिमालयन रीजन में, दैट इज एक हिल के बारे में मेंशन किया गया है. स्नो माउंटेन्स में एक हिल के बारे में मेंशन किया गया है. दैट इज कंसिडर्ड टू बी द सोर्स ऑफ देयर इंपॉर्टेंट ड्रिंक. दैट इज कंसिडर्ड टू बी द सोर्स ऑफ देयर फेवरेट ड्रिंक. दैट इज अ सोमरस. ओके, सो ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, अर्ली वैदिक एज की ज्योग्राफी की अगर बात करूं, दैट इज सप्त सिंधु रीजन जो है, दैट इज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सप्त सिंधु रिवर्स मींस लैंड ऑफ 7 रिवर्स. ऋग्वेद में बहुत सारे रिवर्स के बारे में मेंशन है, लेकिन इन रिवर को कंसीडर किया गया है, दिस कंसीडर्ड टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर. अगर हम साथ साथ में लेटर वैदिक एज की ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं, लेटर वैदिक एज की ज्योग्राफी का मतलब ये है दैट इज फ्रॉम 1000 से लेके 600 तक. मतलब जो सप्त सिंधु रीजन अभी हमने जो डिस्कस किया है, वो डिस्कस किया दैट इज 1500 से लेके दैट इज 1000 तक. इसका मतलब ये है जो अर्ली आर्यंस की अगर मैं बात करूं, अर्ली आर्यंस की अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर हम बात करें तो अर्ली आर्यंस का ये इंडस रिवर है, ठीक है ना. अर्ली आर्यंस का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो ये वाला है. दिस वाज द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ अर्ली आर्यंस. ये ज्योग्राफिकल एरिया है अर्ली आर्यंस का. लेकिन लेटर स्टेजेस में क्या हुआ, लेटर स्टेजेस में क्या हुआ कि जो आर्यंस है उन्होंने इस तरफ मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया. आर्यन जो है इस एरिया में दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस एरिया. इस एरिया में जो है आर्यन जो है वो मूव करने स्टार्ट करके इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में मूव ऑन किया गया. ईस्टर्न साइड मूव किया, ईस्टर्न साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, इस साइड भी मूव ऑन किया. ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कवरी होती है, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ आयरन. आयरन की डिस्कवरी होती है समवेयर अराउंड 900 BC. तो 900 BC के दौरान आयरन की डिस्कवरी होती है, और विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन, विद द आयरन टूल्स दे क्लियर द जंगल्स को क्लियर करते हैं एंड दे मूव टुवर्ड दिस एरिया. इस तरफ की तरफ जो है आर्यन जो है वो मूव करते हैं. सो लेटर वैदिक एज में अर्ली आर्यंस कहां पे है, सप्त सिंधु रीजन में है. लेटर में आर्यंस कहां जाते हैं, अपर गैंजेटिक दोआब एरिया में जाते हैं. आर्यन मूव टुवर्ड्स ईस्ट एंड द साउथ, एंड ऑल जोग्राफिकल लैंडस्केप जो है दे वर नोन फॉर बाय द आर्यंस. लैंडस्केप जो है लेटर वैदिक एज में उनको पूरे इंडिया की नॉलेज है. लेटर वैदिक एज में इसलिए हमारे जितने भी टेक्स्ट हैं, चाहे वो रामायण है, चाहे वो महाभारत है, चाहे वो पुराण है, चाहे वो वेदांग्स है, वहां पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है दूसरे एरियाज के बारे में भी मेंशन मिलता है. अर्ली वैदिक एज के आर्यन सिर्फ सप्त सिंधु रीजन से ही वाकिफ थे. अब अगर मैं लेटर वैदिक एज की बात करूं तो देयर वाज वन ब्राह्मणा, दैट इज द षटपट ब्राह्मणा. अभी हमने डिस्कस किया था. तो षटपट ब्राह्मणा में स्टोरी है, दैट इज द स्टोरी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वैदिक आर्यन टुवर्ड्स द ईस्ट. मोरओवर अथर्ववेद भी मेंशन करता है दैट इज अ ट्राइबल पीपल ऑफ ईस्टर्न इंडिया. उपनिषद में भी विंध्यन माउंटेन के बारे में मेंशन किया गया है. षटपट ब्राह्मण ईस्टर्न सी के बारे में मेंशन करता है, वेस्टर्न सी के बारे में मेंशन करता है. ईस्टर्न सी दैट इज द बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न सी दैट इज द अरेबियन सी. और भी हमारे पास सोर्सेस हैं जिससे हमें पता चलता है कि आर्यन जो है दे मूव टुवर्ड्स द ईस्टर्न इंडिया और दे मूव टुवर्ड्स
द ईस्टर्न साउथ इंडिया ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। ओके, सो ऐतरेय ब्राह्मणा जो हमने डिस्कस किया था, ऐतरेय ब्राह्मणा ऋग्वेद के साथ अटैच है। ब्राह्मणा जो है वो लेटर वैदिक एज में लिखे गए, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मणा बोलता है कि देयर आर 5-fold डिवीजन ऑफ द इंडिया। जैसे अर्ली वैदिक एज में देयर इज ओनली वन कॉन्सेप्ट है, दैट इज सप्त सिंधु रीजन। तो अर्ली वैदिक एज में भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट क्या है? भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट सिर्फ सप्त सिंधु देश है। लेकिन लेटर वैदिक एज में भारतवर्ष जो है इंटायर ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। तो ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि देयर आर 5-fold डिवीजन ऑफ द इंडिया, दैट इज द प्राच्य ईस्टर्न इंडिया को बोला जाता है। देन इज द प्रातीच्य जो है वो वेस्टर्न इंडिया है। उत्तर पट दैट इज द नॉर्दर्न इंडिया है। मध्य देश सेंट्रल इंडिया है। और तमिल हम जो है वो साउथ इंडिया है। सो लेटर वैदिक एज में 5-fold डिवीजन ऑफ इंडिया का जो है वो मेंशन किया गया है। So this is all about the geography of later Vedic age. Geography of the later Vedic age है। Geography of the later Vedic age में हमने से सपोज ये geography आ गया है ना, एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। Geography of the later Vedic age, ठीक है। Geography of early Vedic age, और फिर हमने Geography of later Vedic age हमने पढ़ा। अर्ली वैदिक एज की ज्योग्राफी के जो टाइमिंग है दैट इज अ टाइमिंग जो है 1500 से लेके 1000 का, और यहाँ पे जो है 1000 से लेके 600 तक। ओके, सो अर्ली वैदिक एज के ज्योग्राफी को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही टेक्स्ट है, दैट इज ऋग्वेदिक। लेटर वैदिक एज में क्या है, जितना भी लिटरेचर सारा अर्ली ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अरण्यका, उपनिषद, वेदांश, उपवेद, ब्राह्मणस, रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र, ये सारा है। अर्ली वैदिक एज में देयर इज ओनली वन ज्योग्राफिकल टर्म मिलती है हमें, दैट इज सप्त सिंधु देश। ओके, सप्त सिंधु देश ज्योग्राफी ऑफ अर्ली वैदिक एज। और लेटर वैदिक एज में पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यू कैन से दैट ईस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, मध्य देश, नॉर्थ इंडिया, सारा एरिया का जो है वो लेटर वैदिक एज में आर्यन जो है पूरे इंडिया को जो है आर्यनाइज कर लेते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी के साथ जो है दैट इज द ज्योग्राफी ऑफ द वैदिक एज, सोसाइटी ऑफ द वैदिक एज। अगेन सोसाइटी ऑफ द वैदिक एज को हमने जो है दो पार्ट में डिवाइड किया, अर्ली वैदिक एज सोसाइटी एंड द लेटर वैदिक एज सोसाइटी। अर्ली वैदिक अगेन 1500 से 1000, लेटर में आपका आ गया 1000 से लेके 600। अर्ली को जानने के लिए ओनली वन सोर्स, दैट इज द ऋग्वेद। लेटर के लिए एंटायर वैदिक लिटरेचर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी। अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी आर्यन सोसाइटी। आर्यन ट्राइबल थे, आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे, आर्यंस अराउंड 1500 में आए। आर्यन सबसे पहले कहां सेटल हुए? आर्यन सप्त सिंधु देश में सेटल हुए। ओके, सो सोसाइटी ऑफ अर्ली वैदिक एज, सोसाइटी ऑफ अर्ली वैदिक एज दैट इज 1500 to 1000। तो सोसाइटी वाज ट्राइबल, आर्यन ट्राइबल थे। कहां से आए? सेंट्रल एशिया से आए। कब आए? 1500 में आए। किसने बोला? मैक्स मुलर ने बोला। ठीक है, ईच ट्राइबल ग्रुप की अपनी अपनी सोशल आइडेंटिटी थी, अपना सोशल कल्चरल आउटलुक था। सोसाइटी वाज एगलिटेरियन थी, मतलब सोसाइटी में डिवीजन, शार्प डिवीजन जो है दैट वाज एब्सेंट थी। ऑलमोस्ट इक्वालिटी की बात करती थी। सोसाइटी लिबरल थी, प्रोग्रेसिव थी, मतलब देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन, there was no social restriction, there was no religious restriction, society was progressive, social mobility भी थी यहाँ पे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। social mobility was of very highest order, means person could change its his वर्ण, अपना कास्ट, अपनी क्लास चेंज कर सकता है by changing the profession। सोशल मोबिलिटी है, देयर इज कोई उच्च कास्ट, नीचे कास्ट, मध्य कास्ट कोई नहीं है, कोई स्वर्ण जाति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। तो सोशल मोबिलिटी वाज देयर इन अर्ली वैदिक एज। एंड अगर हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर को स्टडी करें, डाइसेक्ट करें, तो फैमिली जो है देयर इज अ इंडिविजुअल, दिस इज एन इंडिविजुअल। ओके, ये एक जो है देयर इज अ वन इंडिविजुअल। तो बेसिक यूनिट सोसाइटी का क्या है? फैमिली। फैमिली वाज कंसीडर्ड टू बी द बेसिक यूनिट ऑफ द फैमिली सोसाइटी। फैमिली को बोलते थे कुल। हेड ऑफ द फैमिली वाज कुलपा। देयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। फैमिली वाज पैट्रियार्किकल। पैट्रियार्किकल का मतलब ये है कि हेड ऑफ द फैमिली जो है वो हमेशा मेल ही होगा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रिलिनिटी का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, बट 90% सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्किकल, ऐसे मैट्रियार्किकल सोसाइटी का भी मेंशन मिलता है। तो विलेज फैमिली जो है वो मिलकर बनाती थी विलेज। विलेज को बोलते थे ग्राम। हेड ऑफ द ग्राम वाज ग्रामीणी, हेड वाज ग्रामीणी। देन विलेज मिलकर बनाता था क्लैन। क्लैन जो है उसको बोलते थे विस।
हेड ऑफ द क्लैन वाज विस्पति, और क्लैन जो है वो मिलकर फाइनली बनाता था ट्राइब, एंड ट्राइब वाज जन। ओके, तो सोसाइटी की डिवीजन क्या है? सोसाइटी की डिवीजन है दैट इज अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है? देयर इज अ फैमिली, देयर इज अ विलेज, देयर इज अ क्लैन एंड देयर इज अ ट्राइब। ओके, तो सोसाइटी में सोशल मोबिलिटी वाज देयर। अगर हम और इसको डाइसेक्ट करें तो अर्ली वैदिक एज में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वरण, वरण का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो वेदों में वरण का एक्चुअल मीनिंग जो है वो है कलर। वरण बाद में टर्म जो है वो एसोसिएट की गई कास्ट के साथ, बाद में जो है इसको जो है सोशल अलग तरीके से इसकी जो है स्ट्रैटिफिकेशन में वर्ण टर्म की यूज किया गया। लेकिन अर्ली वैदिक एज में वर्ण शब्द जो है उसका मतलब कलर है, कलर ऑफ द स्किन है। मतलब अर्ली वैदिक आर्यंस ने क्या किया, जो सबसे पहले सोशल डिफरेंशिएशन जो है किसके बेसिस पे की? कलर के बेसिस पे की। ओके, व्हेन वैदिक आर्यन एंटर्ड इंडिया सोशल डिफरेंशिएशन वाज बेस्ड ऑन द कलर, कलर के बेस पे थी। तो उन्होंने बोला देयर आर टू कलर्स, दो कलर हैं, श्वेत वर्ण मतलब व्हाइट स्किन एंड द श्याम वर्ण दैट इज द डार्क स्किन। कि भाई दो रंग के लोग हैं यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सप्त सिंधु देश में, वन इज श्वेत वर्ण एंड अदर इज श्याम वर्ण। तो ऑफ कोर्स श्वेत वर्ण जो है आर्यन अपने आप को श्वेत वर्ण ही बोलते थे कि आर्यन क्या है? आर्यन गोरे हैं, आर्यन जो है व्हाइट कलर है उनका, आर्यन काले नहीं है। तो श्याम वर्ण में जो है यहाँ के नॉन आर्यंस को बोलते हैं। लेकिन श्याम वर्ण में भी हमें तीन टाइप की आइडेंटिटीज मिलती हैं, दासास, दासूस एंड पानीस। तो देयर आर थ्री काइंड ऑफ एक सोशल जो है एक स्ट्रैटिफिकेशन हमें मिलती है जो ऋग्वेद मेंशन करता है, दासा, दासूस और पानीस। दासास वो लोग जो हैं जो अर्ली आर्यन थे, दे वर द अर्ली आर्यंस जो लोकल के साथ मिक्स हो गए, लोकल के साथ सोशल इनकी इंटरेक्शन हुई, मैरिजेस हुई, सो दे वर नोन एज दासास। दासूस जो है प्योर नॉन आर्यन है, ये नॉन आर्यंस हैं, ये भी नॉन आर्यंस की कैटेगरी में ही वेदों ने डाला इसको, और ये भी नॉन आर्यन की कैटेगरी में डाला। लेकिन यहां पे डिस्टिंक्शन ये रखी गई कि ये भाई स्टार्टिंग के थे, ओरिजिनली देवर आर्यंस, लेकिन ये इंडिजिनाइज हो गए। और पानीस जो है अगेन देवर द नॉन आर्यंस, ये भी नॉन आर्यंस हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दासूस एंड पानीस? पानीस जो है देवर द रिच नॉन आर्यंस एंड दासूस जो है वो गरीब नॉन आर्यंस थे। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण का मतलब यहां पे कलर है, श्याम वर्ण एंड श्वेत वर्ण। ओके, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम नेक्स्ट इसी में बात करें, सो ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया, तो विद इन द आर्यन सोसाइटी, आर्यन सोसाइटी में जो है एक डिस्टिंक्शन हम नोट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशन। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशन जो है आर्यन सोसाइटी अपने आप को तीन पार्ट में डिवाइड करती है, थ्री टाइप्स की डिवीजन है, वन इज ब्राह्मण, अदर इज क्षत्रिय एंड थर्ड इज वैश्य। तो ये प्रोफेशनल टाइप की डिवीजन है सोसाइटी में, जो लेटर स्टेजेस में चल के कास्ट एक्वायर करती है और वर्ण सिस्टम को जो है उसका नॉमेनक्लेचर में इंडल्ज हो जाती है। तो ब्राह्मण्स वर देयर। ब्राह्मण्स कौन है? दोज प्रोफेशनल पीपल दोज हु इंडल्ज इन लर्निंग, जो लर्निंग में है, जो वैदिक रिचुअल्स करवाते हैं, वो ब्राह्मण से। क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय मार्शल रेस है, क्षत्रिय मिलिट्री के साथ डील करते हैं, क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करते हैं। एंड द थर्ड वन वाज वैश्यस कम्युनिटी। वैश्यस प्रोड्यूसिंग क्लास है, प्रोडक्टिविटी में इन्वॉल्व है। वो क्या है? कैटल्स के साथ डील करते हैं। वो क्या है? वो जो है वो अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट है। So this is a three division of Aryan society which was based on the profession. This system was liberal and this system was flexible. मतलब इसका क्या है? सोशल मोबिलिटी इस तरीके से है, क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य जो है वो ब्राह्मण भी हो सकता है। क्षत्रिय के पास सारे ऑप्शन है, ब्राह्मण के पास भी सारे ऑप्शन है। तो सोशल मोबिलिटी वाज देयर, सोसाइटी वाज टोटली फ्लेक्सिबल, सोसाइटी वाज टोटली फ्लेक्सिबल, टोटली प्रोग्रेसिव। सोसाइटी फ्लेक्सिबल भी है और प्रोग्रेसिव भी है अर्ली वैदिक अगर हम पेज की बात करें। लेकिन जो ये हमने चार डिवीजन सोसाइटी की जो नोटिस की कि देयर इज ब्राह्मण, देयर इज क्षत्रिय एंड देयर इज अ वैश्य कम्युनिटी, ये अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी का हॉलमार्क है।
लेकिन एट द एंड ऑफ द अर्ली वैदिक एज और द लास्ट फेज ऑफ द अर्ली वैदिक एज हमें 4 फोल्ड डिवीजन ऑफ द सोसाइटी मिलती है, जो हमें ऋग्वेद का एक हिम है, पुरुषुक्ता हिम, जो 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद में है, उसमें सोसाइटी की 4 डिवीजन सोसाइटी की मेंशन मिलती है, दैट इज ब्राह्मण, दैट इज क्षत्रिय, दैट इज वैश्य एंड दैट इज द शूद्र. दिस डिवीजन इज कंसिडर्ड टू बी द रिजिड, इट सिग्निफाइज रिजिडिटी. इसका मतलब क्या है कि अर्ली वैदिक एज से लेटर वैदिक एज की तरफ जाते जाते या अर्ली वैदिक एज से लास्ट वैदिक फेज में जाते जाते कुछ ऐसे सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल चेंजेस हुई, तो जिसकी वजह से सोसाइटी जो है, जो प्रोफेशन पे बेस्ड थी, वो सोसाइटी जो है वो बर्थ के बेसिस पे जो है वो डील किया जाने लगा. मतलब इस पुरुषुक्ता हिम में क्लियर कट मेंशन किया गया है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा और शूद्र का बेटा शूद्र होगा. यहाँ पे सोसाइटी जो है वो रिजिडिटी की तरफ आती है, जो पहली सोसाइटी जो है वो फ्लेक्सिबल थी. सो दिस इज द ज्योग्राफी और दिस इज द सोसाइटी. अगर हम इसी सोसाइटी में अगर हम कंडीशन ऑफ द वुमेन डिस्कस करें कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज. अर्ली वैदिक एज का मतलब है दैट इज 1500 से लेके 1000 का मतलब है, और 1000 का मतलब ऋग्वेद में वुमेन की कंडीशन क्या थी. द कंडीशन ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज was very high. राइट्स और प्रिविलेजेस जो है वो दिए जाते थे, जितने इन सब मेल को दिए जाते थे उतने ही फीमेल्स को भी दिए जाते हैं. Although there was a desire for the birth of the male child, but once born, the daughter was treated with honor, with pride, with compassion, with love, with everything. Full respect was given to the daughter. Okay, and then political rights were also given, economic right was also given, religious rights were also given. Political rights का मतलब ये है कि जो political assembly होती थी, जैसे सभा है, जैसे समिति है. ओके, इकोनॉमिक राइट्स का मतलब है कि प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती हैं. रिलीजियस राइट का मतलब है देयर वर सर्टेन रिचुअल्स विच जिसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन. In early Vedic age, there is no evil practices. There was nothing called child marriage. There was nothing called polygamy. There was nothing called sati system. कुछ भी evil practices जो हैं early Vedic age में नहीं है. उल्टा जो है widow remarriage जो है उसका concept जो है हम early Vedic age में हमें mention मिलता है. That is a niyog का concept. There was one concept of that is niyog. Niyog जो है it was a kind of a widow remarriage जो अर्ली वैदिक एज में प्रैक्टिस की जाती थी. ओके, एंड ऑफ कोर्स वी फाउंड द वुमेन स्कॉलर अपाला घोषा, लोपामुद्रा, मैत्री, देन विश्वपरा जो है स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं. सो द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज वेरी गुड. अगेन अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, एजुकेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज का मतलब है दैट इज 1500 से लेके 1000 तक. तो एजुकेशन जो है दैट वाज क्वाइट एडवांस्ड. इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्तुति एंड स्मृति. स्तुति और स्मृति का मतलब यह है कि अभी तक लिखना पढ़ना इनको नहीं आया था. स्तुति का मतलब है बार बार रेपिटेशन करना. ओके, दैट इज अ रेपिटेशन, बार बार रेपिटेशन करना. और स्मृति का मतलब क्या है, दैट इज मेमोराइजेशन. ओके, तो दो बेस थे प्रिंसिपल, दैट इज रेपिटेशन एंड मेमोराइजेशन. ओके, देन सेजेस इम्पार्टेड लर्निंग इन द गुरुकुल, इन द आश्रम. ठीक है, अलग अलग ऋषिज होते थे. सब्जेक्ट मैटर जो है वो डिफरेंट है. लड़कियों को भी एजुकेशन दी जाती थी, लड़कों को भी दी जाती थी. वरुण बेस्ड एजुकेशन सिस्टम था. कंटेंट जो है वो डिफर करता है. कंटेंट वाज अ सेक्युलर, कंटेंट वाज इंक्लूसिव. हर एक टाइप की एजुकेशन जो है वो दिए जाती थी. धनुर्विद्या दी जाती थी, शिल्प विद्या दी जाती थी, आयुर्वेद सिखाया जाता था, सब कुछ सिखाया जाता था अर्ली वैदिक एज में. सो अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी जो है दैट वाज क्वाइट फ्लेक्सिबल, दैट वाज क्वाइट लिबरल, दैट वाज क्वाइट प्रोग्रेसिव. वुमेन्स को सारे राइट्स दिए गए हैं. सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन प्रोफेशन, सोशल मोबिलिटी वाज देयर. ब्राह्मण जो है वो आदमी जो लर्न आदमी है उसको ब्राह्मण बोला गया. जो लड़ना जानता है उसको क्षत्रिय बोला गया. जो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उसको वैश्य बोला गया. ना कि ब्राह्मण पढ़ा लिखा होगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा वो ब्राह्मण है. जो बहादुर है वो क्षत्रिय है. जो एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है वो क्षत्रिय है. तो इस तरीके से सोसाइटी वाज कंसीडर्ड टू बी द परफेक्ट सोसाइटी. दैट इज वन ऑफ द रीजन. अगर आपने पढ़ा होगा, देयर वाज वन सोशल रिफॉर्मर दैट इज स्वामी दयानंद सरस्वती. स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की रचना की? आर्य समाज की. एंड व्हाट वाज हिज स्लोगन? गो बैक टू द वेदास, गो बैक टू द वैदिक एज. वैदिक एज की तरफ जाइए. और वैदिक एज को कंसीडर किया गया, इट वाज द मोस्ट परफेक्ट सोसाइटी. वैदिक एज की सोसाइटी को परफेक्ट सोसाइटी माना गया है. ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड द सोसाइटी इन द लेटर वैदिक एज.
अगेन लेटर वैदिक एज की सोसाइटी के टाइमिंग जो है वो ये है। लेटर वैदिक एज की सोसाइटी को स्टडी करने के लिए सोर्सेस क्या है? वैदिक लिटरेचर है। वैदिक लिटरेचर में क्या आता है? वैदिक लिटरेचर में वेद आते हैं, ब्राह्मणास आते हैं, आर्यंकास आते हैं, उपनिषद आते हैं, वेदांश आते हैं, पुराण्स आते हैं, एपिक्स आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। ओके, अब नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्राइबल नेचर ऑफ द सोसाइटी जो है वो डिमिनिश हो गया है। विद द ओवर पॉपुलेशन सोसाइटी एक जगह सेटल्ड होना स्टार्ट हो गई है। नोमैडिक लाइफ केम टू एन एंड। नोमैडिक लाइफ जो है उसका अंत होता है। सोसाइटी सेडेंटरी लाइफ की तरफ जाती है। सोशल मोबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर मैं इसकी बात करूं, से सपोज अगेन जैसे हमने अर्ली वैदिक एज में डिस्कस किया था, फैमिली वाज द बेसिक यूनिट। फैमिली ने मिलकर बनाया विलेज, विलेज को बोला गया ग्राम, ग्राम ने मिलकर बनाया क्लैन, क्लैन ने बोला विस, इसने बनाया दैट इज जन, जन ने बोला जो है ट्राइब। ये अर्ली वैदिक एज का है, अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी है। लेकिन ये जो जन है, मतलब ये जो ट्राइब है, ये जो ट्राइब रिप्रेजेंट क्या करता है? ट्राइब रिप्रेजेंट करता है मोबिलिटी, मोबिलिटी को ट्राइब रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे जो ट्राइब जो है, ये जो जन है, जन ने एक जगह सेटल हो गया और हमें लेटर वैदिक सोसाइटी में एक कंसेप्ट आता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जनपदा। जनपद का कॉन्सेप्ट आता है लेटर वैदिक एज में। जनपद का मतलब यह है दैट इज जन एंड पदा। जन का मतलब हो गया ट्राइब और पदा का मतलब हो गया दैट इज अ फीट। मतलब जब ट्राइब एक जगह सेटल हो गया, इट बिकेम जनपद। तो ट्राइबल नेचर खत्म हो गया सोसाइटी का। ट्राइबल नेचर इसलिए खत्म हो गया क्योंकि अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी जो है वो ट्राइबल है। लेकिन लेटर वैदिक एज की सोसाइटी मूव कहां पे गया? ज्योग्राफिकल कहां एरिया में गया? दैट इज गैंजेटिक प्लेन में गया। द सोसाइटी दैट द लैंड वाज फर्टाइल, एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो दे हैव टू सेटल डाउन। उनको एक जगह सेटल डाउन होना पड़ा, तो जिसकी वजह से ज्योग्राफी चेंज हुई, जिसकी वजह से सोसाइटी भी चेंज हुई। ओके, तो लेटर वैदिक एज में जो मैरिज जो है, अगेन अगर हम सोसाइटी की बात करें, मैरिज जो है एज अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो है वो डेवलप हुआ। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि मैरिज में जो है सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो लाएंगे। क्यों लाएंगे? इन ऑर्डर टू स्टॉप द सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी को जो है स्टॉप करने के लिए मैरिज में रूल्स एंड रेगुलेशन लाएंगे। देयर वर टू टाइप्स ऑफ द मैरिजेस, वन वाज अनुलोम एंड अदर वाज प्रतिलोम। अनुलोम मींस हाइपरगैमी, दिस इज द हाइपोगैमी। अनुलोम का मतलब ये है मेल जो है वो हाई कास्ट का है, फीमेल जो है वो लो कास्ट की है। ऑल्दो इस मैरिज को भी डिस्करेज किया जाता था, लेकिन होती थी ये। और प्रतिलोम में क्या है? फीमेल जो है वो हाई कास्ट की है और मेल जो है वो लो कास्ट का है। दिस टाइप ऑफ मैरिजेस, प्रतिलोम मैरिजेस वाज टोटली बैन। इसको बैन किया गया था और इसकी सोशल एक पनिशमेंट भी दी जाती थी अगर कोई आदमी इस टाइप की मैरिजेस की तरफ जाता था। देन देयर वाज फॉर्म्स ऑफ द मैरिजेस, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस है। वी फाउंड द 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस, दैट इज द ब्रह्मा मैरिज, दैट इज द देव मैरिज, दैट इज द अर्सा मैरिज, दैट इज द प्रजापत्या, दैट इज द गंधर्व, दैट इज असुर, दैट इज राक्षस, देन देयर इज अ पेशाच मैरिज। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्मा मैरिज क्या है? ब्रह्मा मैरिज वो है यहाँ पे एक वर और वधु के, लड़के और लड़की के माँ बाप बैठेंगे, कास्ट के अनुसार, रिचुअल्स के अनुसार, डाउरी के अनुसार जो है शादी होगी। ब्रह्मा मैरिज। जैसे से सपोज देव मैरिज क्या है? देव मैरिज में ऋषि को साथ, जो आपका जो एक प्रीस्ट के साथ शादी करवा दी जाती थी। जैसे से सपोज गंधर्व मैरिज, गंधर्व मैरिज में क्या था? गंधर्व मैरिज में मैरिज बाय चॉइस। जैसे से सपोज असुर मैरिज बाय फोर्स, देन बाय परचेज। तो इस टाइप की मैरिजेस का भी मेंशन जो है लेटर वैदिक एज में मिलता है। ओके, देन देयर वाज अ कांसेप्ट ऑफ सगोत्र मैरिज। सगोत्र मैरिज का मतलब है मैरिजेस जो है विद इन, मैरिज जो है विद इन गोत्र, विद इन द गोत्र जो है, सेम गोत्र में मैरिजेस जो है टोटली प्रोहिबिट की गई है। इसका मतलब यह है कि लेटर वैदिक एज में कॉन्सेप्ट ऑफ गोत्र जो है बड़ा स्ट्रांग हो गया। गोत्र का मतलब जो है दैट इज अ कॉमन लीनेज। ठीक है, गोत्र का मतलब क्या है? कॉमन लीनेज है, कॉमन एंसेस्टर्स है, जिसका कोई हिस्टोरिकली प्रूफ नहीं है, लेकिन एज्यूम किया गया टाइम इमेमोरियल वी बिलोंग टू द वन कॉमन एंसेस्टर। तो सेम गोत्र की मैरिजेस को भी जो है वो क्या किया गया? प्रोहिबिट किया गया। देन सपिंड मैरिज। सपिंड मैरिज मतलब मैरिजेस विद इन द सेम, यू कैन से द मैरिजेस अमंग द कजिन्स।
मतलब ब्लड रिलेशन में शादी जो है, क्लोज ब्लड रिलेशन में शादी को भी प्रोहिबिट किया गया। व्हाट आई मीन टू से, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन वाज फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन द लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एस्टैब्लिश हो गया। अगेन जैसे मैंने बोला गोत्र सिस्टम आ गया लेटर वैदिक एज का, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेटर वैदिक एज में, अर्ली वैदिक एज में गोत्र सिस्टम नहीं था। गोत्र का मतलब है दैट इज द कॉमन लीनेज, ठीक है ना। और ये जो लीनेज जो है गोत्र किन के नाम से आया, दैट इज द सप्त ऋषियों के नाम से आया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्त ऋषि, भारद्वाज गोत्र, गौतम गोत्र, अत्रि गोत्र, कश्यप गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, है ना। देन द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है इट वॉज फर्मली इस्टेब्लिश्ड, परमानेंट होगी, रिजिड होगी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब 4 वर्ण में सोसाइटी डिवाइड हो गई, जो पहले नहीं था। जो वर्ण शब्द का मतलब ही कलर है, लेकिन यहां वर्ण कास्ट हो गया। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है 4 फर्मली डिवाइड हो गया। मतलब इंडिविजुअल वॉज लिंक्ड विद बर्थ, इंडिविजुअल जो है उसको जाना गया बाय बर्थ, नॉट बाय प्रोफेशन। अगेन स्टेटस ऑफ वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन हुआ एज कंपेयर टू अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज की कंपैरिजन में वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन हुआ। यहां पे चाइल्ड मैरिज का कंसेप्ट आ जाता है, यहां पे पॉलीगैमी का कंसेप्ट आ जाता है, अर्ली वैदिक एज में नहीं था। यहां पे आपका फीमेल इन्फेंटिसाइड का कंसेप्ट आ जाता है, अर्ली वैदिक एज में नहीं था। यहाँ पे पर्दा सिस्टम का कंसेप्ट आ जाता है, अर्ली वैदिक एज में नहीं था। यहाँ पे वुमेन के राइट्स जो है उनको डिप्राइव किया जाता है, अर्ली वैदिक एज में नहीं था। तो कंपैरेटिवली लेटर वैदिक एज में सिचुएशन जो है थोड़ी सी खराब होती है। सो देयर आर सम ब्राइटर साइड ऑफ द लेटर वैदिक एज, जिसको हम हिंदू वे ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। लो लेटर वैदिक एज में आश्रम सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। ये आश्रम का थोड़ा सा शब्द जो है गलत हो गया है, आश्रम, आश्रम, ओके। तो ज्वाला उपनिषद में जो है 4 आश्रम का मेंशन मिलता है। 4 फ्लेज आश्रम का मेंशन फर्स्ट टाइम हमें ज्वाला उपनिषद में मिलता है। देयर इज अ छंदोग उपनिषद, छंदोग उपनिषद में 3 आश्रम का मेंशन मिलता है। तो आश्रम सिस्टम में बेसिकली क्या था, आश्रम एक एनर्जी को चैनलाइज करने का तरीका था। डिफरेंट फेजेस को डिवाइड किया गया, इंसान की फेजेस को डिवाइड किया गया फॉर द बेटर आर द यू कैन से दैट प्रोग्रेसिव आउटपुट के लिए। एज्यूम किया गया कि इंसान की एज जो है वो 100 ईयर है, तो उस 100 ईयर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो आश्रम है दैट इज अ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में बोला गया स्टूडेंट लाइफ जो है दैट इज 14 साल से लेके 25 साल तक जो है वो स्टूडेंट लाइफ होगी। और इसको क्या बोला गया कि इंसान को सपोज किया गया कि जो स्टूडेंट लाइफ में जो है ब्रह्मचर्य में क्या होगा, लर्निंग होगी, वैदिक लर्निंग होगी, नॉलेज को एक्वायर किया जाएगा, विजडम को एक्वायर किया जाएगा, ओके। दूसरा आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम जो है 25 से लेके 48 तक है। इसमें दैट इज अ हाउस होल्डर की एक्टिविटीज, यहाँ पे इंसान की शादी होगी, बच्चे होंगे, ठीक है। ही वुड बी इंडल्ज इन द सोसाइटी सोशल इंटरेक्शन होगी। देन वानप्रस्थ जो है दैट इज 48 से लेके 72, यहाँ तक पार्शियल रिटायरमेंट होगी। यहाँ पे इंसान धीरे धीरे जो है अपने आप को लास्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर करेगा। यहाँ पे जो इंसान जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस नई जनरेशन के साथ शेयर करेगा। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वानप्रस्थ आश्रम। एंड फाइनली दैट इज अ संन्यास, दैट इज 72 से लेके अप टू डेथ। सो संन्यास में क्या है, दैट इज द कंप्लीट रिनंसिएशन है। तो दैट इज द आश्रम सिस्टम ऑफ द लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में आते हैं आश्रम सिस्टम। अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द लेटर वैदिक एज, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जो है इसका मतलब है दैट इज, पुरुषार्थ का मतलब है दैट इज परसुएट ऑफ लाइफ, ओके। परसुएट ऑफ लाइफ का परसुएट क्या है, पर्पस क्या है, और एम ऑफ द लाइफ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू later Vedic texts or according to Dharma Shastra, there are 4 Purusharth, that is Dharma, Arth, Kam, Moksha. Dharma means that is to acquire knowledge. इंसान का काम क्या है, नॉलेज को एक्वायर करना, विजडम को एक्वायर करना, ओके। अर्थ का मतलब है दैट इज अ मैटीरियल वेल्थ। तो मेटीरियली भी इंसान को जो है सक्षम होना चाहिए, दैट वाज अनदर इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ ऑफ द लाइफ। यहाँ पे मेटेरियलिज्म का मतलब है कैरियर एडवांसमेंट। यहाँ पे मेटेरियलिज्म का मतलब है आदमी के पास अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, अच्छे कपड़े लगाने चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट अर्थ, दैट इज द मेटीरियल प्रॉस्पेरिटी, दैट इज द अर्थ। देन काम में मतलब है दैट इज द सेंसुअल डिजायर। सेंसुअल डिजायर मतलब बॉडीली डिजायर।
सेंसुअल डिजायर्स मतलब इट आल्सो इंक्लूड्स, देखो सेंसुअल डिजायर अगर काम को आप अगर डिफाइन करोगे तो मिनिमम और बिल्कुल छोटी डेफिनेशन जो है काम की है, दैट इज अ सेक्सुअल डिजायर। लेकिन इसको लार्जर स्केल पे आप डिफाइन करोगे तो काम आल्सो मीन्स दैट इज पैशन, काम आल्सो मीन्स अफेक्शन, काम आल्सो मीन्स दैट इज इमोशनल अटैचमेंट, काम आल्सो मीन्स इमोशनल सेटिस्फैक्शन, काम आल्सो मीन्स दैट इज लव, काम आल्सो मीन्स दैट इज इफ यू वांट टू बी अ सिंगर दैट कम्स अंडर काम, ठीक है, इफ यू वांट टू बी अ डांसर, ये सारी डिजायर जो है मतलब कि इट आल्सो शुड बी द वन ऑफ द परस्यूट ऑफ द लाइफ। एंड फाइनली दैट इज द मोक्ष, मोक्ष मीन्स दैट इज द मुक्ति, और यू कैन से दैट रिनंसिएशन। मोक्ष मीन्स कैवल्य, मोक्ष मीन्स निर्वाण। अलग अलग धर्म ने, अलग अलग फिलॉसफी ने मोक्ष को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब दैट इज परस्यूट ऑफ लाइफ। व्हाट शुड बी द परस्यूट ऑफ द लाइफ? इंसान दुनिया में क्या लेने आया है? तो नंबर वन दैट इज द धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म जो है वो क्या है? वो बेस है सबका, और काम जो मोक्ष जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है। धर्म ही डिसाइड करेगा कि आपका अर्थ और ये चीजें जो है किस तरीके से चलेंगी। ओके, सो दिस इज द पुरुषार्थ। अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वाज द रिन थ्योरी। रिन थ्योरी मतलब दैट इज द रीपेमेंट ऑफ द, दैट इज रीपेमेंट ऑफ द डेप्ट। तो मतलब आप इंसान एक दुनिया में आता है, उसको तीन चीजों को रिपे करना है। वन दैट इज अ पितर ऋण, दैट इज अ देव ऋण, एंड थर्ड इज गुरु ऋण। पितर ऋण मीन्स एंसेस्ट्रल रीपेमेंट, एंसेस्टर्स को रिपे करना है। मतलब मिनिमम तरीके से अगर स्टार्ट किया जाए तो पितर ऋण का मतलब है कि माँ बाप की सेवा करनी है, माँ बाप की बात माननी है, जो है जो हमारे एंसेस्टर जो है हमारे पूर्वज चले गए हैं उनके नाम के श्राद्ध करने हैं, उनके नाम का दान दक्षिणा देना है, उनके नाम पे जो है रिलीजियस प्लेसेस पे जाके हवन पाठ पूजा करवानी है इन द नेम ऑफ द एंसेस्टर। जो श्राद्ध पद्धति है वो पितर ऋण को ही डिनोट करती है। देव ऋण मीन्स दैट इज यू हैव टू रिमेंबर द गॉड्स, मतलब देवताओं को भी खुश करना है, पूजा यज्ञ हवन करना है, सेलिब्रेट करना है हर एक चीज को। दैट कम्स अ देव ऋण। पितर ऋण की, पितर की वजह से, पितरों की वजह से, एंसेस्टर की वजह से आप दुनिया में आए, देव की वजह से, गॉड्स की वजह से पूरा संसार है, और इन दोनों चीजों के बारे में नॉलेज करवाने वाला गुरु है। दैट इज, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप गुरु दक्षिणा बोलते हो, दैट इज, इसको क्या बोला जाता है? गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा जो है अगेन इट इज अ काइंड ऑफ, यू कैन से दैट गुरु दक्षिणा क्या है? गुरु दक्षिणा भी जो है एक ऋण थ्योरी का पार्ट है। सो दिस इज, यू कैन से दैट ऑल अबाउट द सोसाइटी ऑफ द वैदिक एज। और सोसाइटी ऑफ द वैदिक एज, वैदिक एज की सोसाइटी जो है, वैदिक एज की सोसाइटी को हमने जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी एंड द लेटर वैदिक एज की सोसाइटी। ओके, अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी और लेटर वैदिक एज की सोसाइटी। अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी का टाइमिंग जो है 1500 से जो है 1000, और यहाँ पे जो है 1000 से लेके 600 तक। ओके, सोर्सेस इनके अलग अलग हैं, ज्योग्राफिकल एरिया इनकी अलग अलग है। अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी जो है दैट वाज क्वाइट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल थी, प्रोग्रेसिव थी, लिबरल थी, सोशल मोबिलिटी थी, वर्ण का मतलब कलर था, सब कुछ था। लेटर वैदिक एज में दैट्स अ रिजिडिटी आ गई, यहाँ पे सोशल मोबिलिटी खत्म हो गई, यहाँ पे फीमेल की कंडीशन जो है, वुमेन की कंडीशन बड़ी खराब हो गई, सती सिस्टम आ गया। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? लेटर वैदिक एज में आश्रम सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट है, ऋण थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट that is the social life of early Vedic age as well as the later Vedic age. Now we have finished the two topics in this lecture. One is the geography and other is society, society of the Vedic age.